क्या होगा अगर आपके परिवार पर एक ऐसा श्राप हो जो आपके जन्म से पहले शुरू हुआ हो और आपकी मौत के बाद भी खत्म न हो। एक ऐसा घर जहां हर चीज सामान्य दिखती है लेकिन दीवारों के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो धीरे धीरे पूरे परिवार को पागलपन, डर और मौत की तरफ धकेल देता है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसे पता ही नहीं कि वो किसी और की कहानी के किरदार हैं। और जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावने मिनिएचर हाउस से। कैमरा धीरे धीरे उस छोटे से घर की तरफ जूम करता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक खिलौना घर नहीं बल्कि एक असली परिवार की कहानी है। इस घर में रहती है एनी, उसका पति, एक बेटा पीटर और एक बेटी। लेकिन कहानी यहीं से अजीब हो जाती है। एनी की माँ की मौत हो चुकी है और पूरा परिवार उसके अंतिम संस्कार में जाता है। अंतिम संस्कार में कुछ अजीब लोग भी दिखाई देते हैं जो परिवार के सदस्य नहीं लगते फिर भी वहाँ मौजूद है। एनी की बेटी शुरू से ही अलग है। वो अजीब कपड़े पहनती है, सर्दियों में भी छोटे से घर में सोती है और उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य नहीं है। जब एनी अपनी माँ के लिए स्पीच दे रही होती है उसकी बेटी अचानक एक अजीब सी आवाज निकालती है और एनी के गले में जो नुकीला लॉकेट है वही लॉकेट अचानक उसकी माँ के गले में भी दिखाई देता है। अंतिम संस्कार में एक आदमी एनी की बेटी को घूरता है और मुस्कुराता है और हैरानी की बात ये कि लड़की भी उसे पहचानती हुई लगती है। कुछ तो गड़बड़ है। घर लौटने के बाद हमें पता चलता है कि एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है। वो अपने असली घर के सीन भी छोटे छोटे मॉडल के रूप में बनाती है। लेकिन इस घर में शांति नहीं है। पीटर, एनी का बेटा, सिगरेट और नशे का आदी है। पति सामान्य दिखता है लेकिन घर का माहौल भारी है। एक रात एनी की बेटी उससे पूछती है, नानी के मरने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा? एनी कहती है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन अगला सवाल सुनकर एनी डर जाती है, जब आप मर जाओगी तब मेरा ख्याल कौन रखेगा? एनी कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है, फिर कहती है, तुम्हारा भाई पीटर तुम्हारा ध्यान रखेगा। इसके बाद एनी एक और डरावनी बात बताती है। वो कहती है कि उसकी माँ तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इतना कि उसने मुझे तुम्हारे पास तक नहीं आने दिया और तुम्हें खुद दूध पिलाती थी। लेकिन लड़की जवाब देती है, लेकिन नानी तो एक लड़का चाहती थी। ये सुनकर माहौल और भी ठंडा हो जाता है। बेटी को सुलाने के बाद एनी अपनी माँ का सामान चेक करने लगती है और वहीं उसे एक नोट मिलता है। उस नोट में उसकी माँ ने माफी मांगी होती है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बलिदान होगा और ये बलिदान बहुत कीमती होगा और इसके बदले तुम्हें एक इनाम भी मिलेगा। अब सवाल ये है, कैसा बलिदान, किसके लिए और इनाम क्या? क्या एनी की माँ किसी गुप्त पंथ का हिस्सा थी? क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? और क्या एनी की बेटी का इस सब से कोई गहरा संबंध है? यहीं से कहानी एक साधारण फैमिली ड्रामा से बदलकर बन जाती है। एक खौफनाक, अंधेरे रहस्यों से भरी कहानी और असली डर अब शुरू होने वाला है। एनी अगली सुबह एक सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में जाती है जहां लोग अपने दुख और दर्द शेयर करते हैं। वहीं एनी पहली बार अपनी माँ के बारे में खुलकर बोलती है। वो बताती है कि उसकी माँ सामान्य नहीं थी, उसे लोगों को कंट्रोल करना आता था, जैसे उसके पास कोई अजीब शक्ति हो। एनी कहती है कि उसकी माँ किसी को उसके भाई के अंदर डालना चाहती थी, लेकिन उसका भाई इस सब से इतना डर गया कि उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद उसके पिता भी रहस्यमयी तरीके से मर गए। यही वजह थी कि जब पीटर पैदा हुआ एनी ने उसे अपनी माँ से दूर रखा, लेकिन जब उसकी बेटी पैदा हुई तो क्योंकि वो लड़की थी एनी ने उसे अपनी माँ के पास जाने दिया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती। अगले दिन स्कूल में एक अजीब घटना होती है। क्लास के अंदर अचानक एक पक्षी तेजी से खिड़की से टकराता है और वहीं मर जाता है। एनी की बेटी उस मरे हुए पक्षी को उठाती है और कैंची से उसका सिर अलग कर देती है। फिर वो उस सिर को अपनी जेब में रख लेती है। घर लौटते समय एक अजनबी औरत दूर खड़ी होकर उसे लगातार देखती रहती है। इस बीच परिवार फैसला करता है कि एनी की माँ का कमरा बंद कर दिया जाए। अचानक एनी के पति को एक कॉल आता है, किसी ने एनी की माँ की कब्र खोद दी है और उसकी लाश गायब है। ये सुनकर एनी पूरी तरह हिल जाती है, लेकिन वो ये बात अपने परिवार से छुपा लेती है। इधर पीटर को पार्टी में जाने का न्योता मिलता है। एनी उसे जाने देती है, लेकिन अपनी बेटी को भी उसके साथ भेजती है ताकि वो शराब वगैरह से दूर रहे। पार्टी में पहुंचते ही पीटर अपने दोस्तों के साथ मस्ती में लग जाता है। सिगरेट और नशा शुरू हो जाता है और उसकी छोटी बहन वहाँ बिल्कुल अकेली बोर होती हुई भीड़ के बीच खड़ी रह जाती है। उसे नहीं पता कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली है। पार्टी में एनी की बेटी इधर उधर घूमते हुए एक एक खा लेती है। उस केक में सूखे मेवे होते हैं और उसे उनसे एलर्जी है। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। वो बुरी तरह घुटने लगती है। पीटर घबरा जाता है। वो तुरंत उसे कार में बैठाकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में लड़की सांस लेने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकालती है। तभी अचानक सामने एक जानवर आ जाता है। टक्कर से बचने के लिए पीटर गाड़ी तेजी से साइड में मोड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि सड़क किनारे एक लकड़ी का खंभा खड़ा है। अगले ही पल एक ऐसा हादसा होता है जो इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देता है।
है। पीटर सदमे में होता है। वो घर लौट आता है, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका है। अगली सुबह जब एनी और उसका पति सच जानते हैं तो घर में सिर्फ चीखें गूंजती हैं। एनी अपनी बेटी की मौत को सहन नहीं कर पाती। वो लगातार रोती रहती है। अंतिम संस्कार तक उसकी हालत संभलती ही नहीं। उस हादसे के बाद इस परिवार के बीच अजीब सन्नाटा छा जाता है। कोई किसी से बात नहीं करता। हर कोई अपने अपने दर्द में बंद हो जाता है। अपने दुख से निकलने के लिए एनी फिर से उस सपोर्ट ग्रुप में जाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठती है, एक औरत उससे मिलती है। वो खुद को पड़ोसी बताती है, कहती है कि उसे एनी की बेटी की मौत के बारे में पता चला और वो उसका दर्द समझ सकती है। फिर वो एक और चौंकाने वाली बात बताती है, हाल ही में मेरे बेटे और पोते की भी पानी में डूबकर मौत हो गई। वो कहती है कि वो एनी को इस दुख से बाहर निकाल सकती है और फिर वो उसे अपने घर का पता देती है। अगले दिन एनी उस औरत के घर जाती है। दरवाजे पर पड़ा कालीन उसे अजीब लगता है, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। और यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय, जहाँ दुहक, आस्था और अंधविश्वास मिलकर एनी को ऐसे रास्ते पर ले जाने वाले हैं जिसका अंत बेहद भयावह होगा। एनी घर लौटकर अपनी बेटी की मौत का एक मिनिएचर मॉडल बनाने लगती है। वही सड़क, वही खंभा, वही टूटा हुआ शरीर। उसका पति ये देखकर अंदर तक हिल जाता है। उसे लगता है एनी इस दर्द को जी नहीं रही, बल्कि दोबारा बना रही है। उसी रात डिनर टेबल पर माहौल फट पड़ता है। पीटर गुस्से में कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने ही उसे मेरे साथ भेजा था। एनी भी चीखने लगती है, वो तुम्हारे साथ थी, अगर तुम संभाल लेते तो वो जिंदा होती। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। बीच में पति किसी तरह उन्हें शांत करता है, लेकिन अब साफ हो चुका है, यह परिवार अंदर से टूट चुका है। अगले दिन एनी की मुलाकात फिर उसी रहस्यमयी औरत से होती है। वो कहती है कि उसने एक रिचुअल किया और अपने मरे हुए पोते की आत्मा से बात की। वो एनी को अपने घर ले जाती है। एक अजीब प्रक्रिया दिखाती है। मंत्र पढ़े जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है और अचानक जैसे सच में कोई मौजूद हो। एनी डर जाती है। उसे ये सब सही नहीं लगता, लेकिन वो औरत उसे समझाती है, तुम भी अपने बेटे की आत्मा से बात कर सकती हो, बस उसका कोई सामान लो, कुछ मंत्र पढ़ो और वो आ जाएगा। उस रात एनी को एक डरावना सपना आता है। वो नींद में पीटर के कमरे में जाती है। उसे लगता है उसके चेहरे पर चींटियां रेंग रही हैं, जो उसकी आंखों और मुंह में जा रही हैं। सपने में पीटर उससे पूछता है, आपको मुझसे क्या समस्या है? आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? और एनी जवाब देती है, मैं तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहती थी, मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया, वो एक लड़का चाहती थी। पीटर सन्न रह जाता है। अचानक एनी की नींद खुलती है। उसे समझ आता है ये सिर्फ सपना था, लेकिन क्या सच में? अब इस परिवार के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। घर में सन्नाटा है, लेकिन डर भी है। एनी उस औरत की बातों के बारे में सोचती रहे। एनी उस औरत की बात मानकर घर पर रिचुअल शुरू करती है। मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं और जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, घर का माहौल बदल जाता है। अचानक एनी की आवाज बदल जाती है। वो अजीब भारी आवाज में अपने बेटे से बात करने लगती है, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। मोमबत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं। पीटर डर से कांपने लगता है। तभी उसका पिता दौड़कर आता है और एनी के चेहरे पर पानी फेंक देता है। रिचुअल टूट जाता है। एनी होश में आती है, लेकिन उसे याद ही नहीं कि अभी क्या हुआ। जैसे उस पल उसके अंदर कोई और था। अगले दिन एनी गुस्से में अपने सारे मिनिएचर तोड़ देती है। वो पीटर की डायरी उठाती है, जो उसी रिचुअल में इस्तेमाल हुई थी। अचानक उस डायरी में अपने आप पीटर की तस्वीर उभरने लगती है। उधर स्कूल में पीटर आईने में खुद को देखता है, लेकिन अजीब बात यह है, उसका असली चेहरा गंभीर है, जबकि आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है, जैसे दो अलग अलग व्यक्तित्व हों। डर के मारे एनी डायरी को जलाने की कोशिश करती है। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही डायरी आग पकड़ती है, एनी खुद भी आग की लपटों में घिर जाती है। वो घबराकर आग बुझा देती है। अब उसे समझ आने लगता है, डायरी और उसका जीवन किसी अजीब तरीके से जुड़े हुए हैं। सवालों के जवाब ढूंढते हुए एनी फिर उस औरत के घर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। घर के अंदर काले जादू का सामान पड़ा होता है और दीवार पर पीटर की तस्वीर, जिस पर कोई अनुष्ठान किया जा रहा था। दरवाजे का वही कालीन देखकर एनी को याद आता है, ऐसा ही कालीन उसकी माँ के घर में भी था। वो दौड़कर अपनी माँ का सामान चेक करती है। उसे वही डिजाइन, वही चिन्ह, वही जादुई निशान मिलते हैं। फिर उसे एक एल्बम मिलता है, जिसमें उसकी माँ और वही पड़ोसन साथ खड़ी दिखाई देती हैं। अब सब साफ हो जाता है। ये औरत शुरू से ही उसकी माँ के साथ मिली हुई थी। दोनों किसी शैतानी पंथ का हिस्सा थीं। एनी को एक किताब मिलती है, जिसमें आत्माओं, राक्षसों और काले जादू के बारे में लिखा होता है और वहीं उसे पता चलता है ये सब एक नरक के दानव को मानव शरीर देने के लिए किया जा रहा था और उस शरीर के लिए चुना गया था उसका अपना बेटा। एनी को किताब से पता चलता है कि उसकी माँ एक शैतानी पंथ का हिस्सा थी। वे लोग नरक के एक शक्तिशाली दानव की पूजा करते थे, जो एक पुरुष आत्मा है और जिसे इंसानी शरीर चाहिए था। पहले
पहले एनी की माँ ने कोशिश की थी कि उस दानव को एनी के भाई के अंदर डाला जाए, लेकिन वो सच्चाई समझ गया और डर के मारे उसने अपनी जान ले ली। फिर अगला निशाना बना एनी का बेटा पीटर, लेकिन शुरुआत में दानव को एनी की बेटी के अंदर रखा गया, इसीलिए वो बचपन से अजीब थी, जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह उसकी अपनी नहीं थी। असल योजना ये थी, पहले दानव को अस्थायी रूप से लड़की के शरीर में रखना, फिर सही समय पर उसे एक पुरुष शरीर यानी पीटर में स्थायी रूप से भेज देना, और उस पड़ोसन औरत का काम था एनी को मानसिक रूप से तोड़ना ताकि रिचुअल पूरा किया जा सके। सच्चाई जानने के बाद एनी घर की अटारी में जाती है। वहाँ जो वो देखती है वो उसकी रूह तक हिला देता है। उसकी माँ की लाश जिसे कब्र से निकाला गया था वहीं पड़ी होती है और उसका सिर धड़ से अलग है। अब साफ हो जाता है, कब्र से लाश चोरी करना भी उसी रिचुअल का हिस्सा था, सिर काटना भी उसी प्रक्रिया का भाग था। घर के अलग अलग हिस्सों में वही शैतानी निशान बने होते हैं, लॉकेट पर, कालीन पर, दीवारों पर। मतलब ये सब सालों से प्लान किया जा रहा था। उधर स्कूल में बैठा पीटर अचानक एक अजीब आवाज सुनता है। उसका शरीर जकड़ जाता है, वो खुद पर कंट्रोल खोने लगता है। अचानक वो अपना सिर जोर से टेबल पर मार देता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जैसे कोई और ताकत उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। घर लौटकर एनी सब समझ जाती है। अब दानव पीटर को पूरी तरह अपना बनाने वाला है, और यही इस पूरी कहानी का असली डर है। एक माँ जो अनजाने में अपनी ही औलाद को नरक के राजा के लिए तैयार कर रही थी। और अब रिचुअल लगभग पूरा हो चुका है। स्कूल में हुए हादसे के बाद पीटर घर आता है। एनी अपने पति को सब सच बता देती है, उसकी माँ, पंत, दानव, रिचुअल, लेकिन उसका पति इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है एनी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। एनी उसे समझाती है अगर पीटर की डायरी जला दी जाए तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही डायरी उस दानव से जुड़ी हुई है। पति मना कर देता है, क्योंकि जब पहले डायरी जली थी एनी खुद आग में घिर गई थी, लेकिन एनी अचानक डायरी आग में फेंक देती है। इस बार आग एनी को नहीं, उसके पति को पकड़ लेती है। वो जलता रहता है और चाहे जितनी कोशिश की जाए आग बुझती ही नहीं, और वहीं उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद एनी का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। असल में अब दानव ने एनी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वो पागलों की तरह पीटर के पीछे दौड़ती है। पीटर जान बचाकर भागता है और अटारी में छुप जाता है। बाहर से एनी दरवाजे पर अपना सिर जोर जोर से मारने लगती है। अटारी में पीटर अपनी नानी की लाश देखता है, सड़ी गली हालत में। वहाँ कुछ अजीब लोग भी खड़े होते हैं जो चुपचाप उसे देख रहे होते हैं। डर के मारे पीटर खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर कूद जाता है। उसी वक्त एक तेज रोशनी आकर उसके अंदर समा जाती है, वही रोशनी जो उसकी बहन के साथ दिखती थी। अब दानव पूरी तरह उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। पीटर धीरे धीरे उठता है। वो देखता है उसकी माँ हवा में तैर रही है और बाहर बने छोटे से घर की ओर जा रही है। पीटर भी वहाँ पहुँचता है। वहाँ कई लोग खड़े हैं जो उसी पंथ के सदस्य हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है सभी उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि अब पीटर नहीं बल्कि दानव पेमन उसके शरीर में आ चुका है। वही पड़ोसन औरत आगे आती है, उसके सिर पर एक ताज रखती है और कहती है, स्वागत है राजा पेमन। सभी लोग एक साथ उसका नाम जपने लगते हैं। सालों की योजना आज पूरी हो चुकी है। इस पूरी कहानी में असली डर भूतों से नहीं था, बल्कि उस सच्चाई से था कि एक माँ का परिवार सालों से एक पंथ की योजना का हिस्सा था। एनी कभी समझ ही नहीं पाई कि उसकी जिंदगी, उसके बच्चे, उसका घर सब पहले से तय किए जा चुके थे, और आखिर में दानव को उसका सही पुरुष शरीर मिल गया। यही फिल्म खत्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है, क्या ये सब किस्मत था या किसी ने शुरुआत से ही सब कुछ लिख दिया था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए।